बताइए सुमित, कौन सा स्टॉक है? शुक्रिया दीपाली। आज क्योंकि ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस में बाइंग आ रही है तो उसी स्पेस से ही चुना है आज का शेयर। सुंदरम फास्टनर को चुना है। कंपनी टीवीएस ग्रुप जो है उसके प्रमोटेड कंपनी है और ऑटो एंसिलरी स्पेस के अंदर है। सभी बड़ी जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है, चाहे हरता सीटिंग हो, टीवीएस ग्रुप की कंपनीज हो, सुंदरम ग्रुप की कंपनीज हो, व्हील्स इंडिया जैसी कंपनीज हो, इन सबको कंपनी की सप्लाई है। और वन ऑफ द बिगेस्ट जो ऑटो एंसिलरी सप्लायर है इंडिया की, उसमें कंपनी का नाम शुमार है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी साउंड थे और ये क्वार्टर के नंबर्स भी कंपनी के अच्छे आ सकते हैं। ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी करीब 8 से 9% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो एक अच्छे ऑपरेशनल फ्रंट पे कंपनी नंबर्स पोस्ट कर सकती है। एक क्रूशियल चीज़ ये है, कंपनी ने पिछले 2 साल में अपने डेट को सब्सटैंशियल वे में रिड्यूस किया है और करीब 200 से 250 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी अपने डेट को पे ऑफ कर चुकी है पिछले 2 सालों के दौरान। इससे इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है बहुत कम हो चुकी है, इसलिए कंपनी की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफ़ी इंटैक्ट है। वैल्यू वाइज भी देखें तो करीब 19 रुपये के आसपास की ईपीएस और 14 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। तो वैल्यू वाइज भी जो बाकी पीयर्स हैं, जो बाकी ऑटो एंसिलरी पीयर्स हैं, उनके कंपैरिजन में एक अच्छे रनअप इसने ऑलरेडी दिखाया भी है। हाइस के आसपास कामकाज कर रहा है, लेकिन अभी भी वैल्यू टर्म्स पे देखें तो एक अच्छे लेवल्स पे दिखाई पड़ रही है। जिस तरह कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है और BS4 के आने से कंपनी के जो नए प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो हायर प्राइसेस पर भी होते हुए दिखाई पड़ रही है। इन्हीं चीज़ को देखते हुए शेयर खान की एक रिपोर्ट को रेफर किया जा रहा है। उनका मानना 480-490 तक की चाल भी शेयर में देखने को मिल सकती है। जी, तो सुंदरम फास्टनर्स आज का सुपर शेयर अभी 404 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 480 तक के टारगेट्स पोजीशन व्यू के लिहाज से कंसिडर किए जा सकते हैं। पर दिन के ऊपरी स्तर ही इस स्टॉक में देखे जा रहे हैं। शुक्रिया आपका सुमित, ये सुपर शेयर बताने के लिए। अदिति नायर और साथ ही मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। अदिति, एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा है आज की पॉलिसी में कि जो बैड लोन्स का पाइलअप है उसको क्लीन अप करने के लिए कोई रोड मैप आज RBI की ओर से पॉलिसी में आ सकता है। लेकिन बैड लोन के साथ साथ क्या आपको लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ कैसे इनिशिएट हो, कैसे बढ़े, इसको भी कंसिडर करना चाहिए? इसको लेकर भी RBI गवर्नर की ओर से कमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि 2016-17 के दौरान हमने देखा है कि जो क्रेडिट ग्रोथ रही है वो हिस्टोरिक लो लेवल्स पर रही है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक ये कि क्रेडिट ग्रोथ बैंक्स की तरफ से जो है वो डेफिनेटली बहुत लो है, लेकिन अगर कमर्शियल पेपर और बॉन्ड्स की ग्रोथ देखें वहाँ पे एक्चुअली काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। तो अगर ओवरऑल हम क्रेडिट की बात करें, क्रेडिट ग्रोथ में स्लो डाउन हुआ है, लेकिन उतना स्लो डाउन नहीं हुआ जितना सिर्फ बैंक क्रेडिट को देखकर लगता है, क्योंकि बॉन्ड्स में पर्टिकुलरली अभी भी डबल डिजिट ग्रोथ है, कमर्शियल पेपर में भी अभी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि जो प्राइसिंग है वो बॉन्ड मार्केट्स में ज़्यादा फाइन होती है और इसका एडवांटेज पर्टिकुलरली जो बेटर रेटेड कॉर्पोरेट्स हैं वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ओवरऑल आई वुड से कि पर्टिकुलरली जो RBI ने पिछले साल लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क की बात करी थी, इन एनी केस इस साल थोड़ी बहुत माइग्रेशन बॉन्ड मार्केट्स को होनी ही पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में जहां बैंक्स पहले अपने NPA प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि जो बैड लोन्स की प्रॉब्लम है पहले उसको एड्रेस किया जाए, रादर देन अभी ही मेजर साथ में लाए जाएं कि बैंक क्रेडिट ग्रोथ को ही बढ़ाना है, जो आपके लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अंडर आई थिंक शायद थोड़ा काउंटर इंटुइटिव होगा। चलिए, इस बीच हमारे साथ देवेन चौकसी भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। देवेन, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नाउ यू नो टू सम एक्सटेंट आज की पॉलिसी फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली थोड़ी नॉन इवेंट टाइप है। ये फैक्टर्ड इन है कि कोई रेट कट नहीं होगा, एट द मोस्ट देयर कुड बी सम लिक्विडिटी मेजर्स। जो आई थिंक उससे बड़ा सवाल इस समय जो है वो ये है कि मार्केट इन लेवल्स पे आपको कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक लग रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली एक अच्छा खासा रनअप हुआ है, पैसा अच्छा खासा आया है। इस महीने में भी हमने 4000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग FPIs की देखी है। क्या एक मीडियम या शॉर्ट टर्म करेक्शन एक्सपेक्टेड है क्या? Yeah, Mihir, good morning. As you rightly said कि जो RBI है उनका बैंक रेट के ऊपर नज़रिया एक क्लियर है. I think they are unlikely to change the bank rate in hurry. Maybe I think as you rightly observed, I think the liquidity infusion would probably be taking care of I think the fall in the interest rates. So that is certain thing I think which market has fully discounted. On the other side आपने जो particular point जो रखा है मार्केट के रैली का, मेरा ऐसा मानना है जो हिसाब से सिस्टम के अंदर नए फंड्स जनरेट हो रहे, नए फंड्स आ रहे हैं,
वो हिसाब से एक चीज़ पर बहुत क्लैरिटी आ रही है कि फंडामेंटली जो स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग है उनके अंदर बाइंग चालू रहेगा। मे बी आई थिंक मार्केट वुड हैव सम स्मॉल डिप्स एंड करेक्शंस ऑन द इंडेक्स, बट इंडिविजुअल स्टॉक की तरफ आप नज़र देख रखेंगे तो इसके अंदर आपको शायद एक क्लैरिटी और कंफर्मेशन मिल जाएगा कि बाइंग हो सकता है। पर्टिकुलरली लार्ज कैप कंपनीज के अंदर जैसे ऑटो स्पेस में कंपनीज लाइक टाटा मोटर्स है, बजाज ऑटो है, वो काफ़ी समय से निगलेक्टेड वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, आई थिंक मार्केट वुड प्रॉब्ली स्टार्ट लुकिंग एट सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इवन फॉर दैट मैटर वी रिसेंटली सॉ कैपिटल गुड्स कंपनीज coming up with a large size orders, I think for them. According to me, I think these are some of the true potentials in the market which have been neglected in the market for long period of time. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी करेक्शन आता है, कोई भी मॉडरेट होता है मार्केट थोड़े टाइम के लिए, वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी इनटू बाइंग इनटू सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज के जहाँ पे फंडामेंटल इंडेक्स है। जी अदिति, शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यूज पॉलिसी प्रोजेक्शंस पर रखने के लिए। देवेन, जैसे आपने भी कहा टाटा मोटर्स का आपने जिक्र किया कि ये वैल्यू बाय के तौर पर इन स्टॉक्स को देखा जा सकता है, लेकिन जो स्टॉक्स ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं या फिर जो कांस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस एल&टी हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, एक अच्छी लीडरशिप पोजीशन इन स्टॉक्स ने ली है। अब ये चले हुए स्टॉक्स पर व्यू क्या है, ये वैल्यू वाइज आपको कैसे लग रहा है? क्या यहाँ पर इस डिसेंट मूव के बावजूद भी बाइंग इंटरेस्ट बने रहेंगे? सर्टनली मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक बाइंग इंटरेस्ट डेफिनेटली बना रहेगा। पर्टिकुलरली जो रिलायंस और एल&टी की आपने बात की, दोनों कंपनी के अंदर बिजनेस की जो पोटेंशियल है बहुत स्ट्रॉन्ग है। रिलायंस के अंदर ऑलरेडी जो कोर बिजनेस है उसके अंदर रिफाइनिंग कैपेसिटी 1/3 एक्सपांड हो चुकी है। जो पेट्रोकेमिकल पॉलीमर का बिजनेस है उसके अंदर 70% कैपेसिटी एक्सपेंशन हो चुकी है। फीड स्टॉक्स ऑलरेडी चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली आई थिंक दिस इज गोइंग टू ऐड इनटू द मार्जिन्स ऑन वन साइड वॉल्यूम ग्रोथ, ऑन अदर साइड मार्जिन। और जो नए बिजनेसेस है, जियो के अंदर जो नया टैरिफ मॉडल रखा है उससे एक विजिबिलिटी ऐसी आती है कि 17-18 फाइनेंशियल ईयर के अंदर करीबन 36-37,000 करोड़ के आसपास का एक रेवेन्यू मॉडल बन सकता है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इफ यू लुक एट इट, द कंपनी इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन वुड बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। सो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब जो फैक्टर्स है वो शायद प्राइस के अंदर अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। आई वुड इजीली एट्रीब्यूट 550 to 600 रुपीज़ काइंड ऑफ ए प्राइस आउटलुक टू रिलायंस जियो इटसेल्फ, एंड आई थिंक अनदर 70,000 करोड़ के आसपास का आई थिंक मार्केट कैप एडिशन कुड कम थ्रू रिलायंस रिटेल इटसेल्फ। सो all of this put together I think could possibly help the stock price to go up. So we are reasonably positive on the investment side of the story. I do not know about the momentum में शायद कोई बार आई थिंक डिसरप्शन भी आ सकता है, उसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी जरूरी बनती है। हमारे साथ अदिति नायर भी बनी हुई है। लेकिन देवेन, पहले एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रिलायंस की आपने बात की वो सही है, लेकिन इन लेवल्स के आसपास थोड़ा मार्केट में हायर लेवल्स पे एक स्ट्रेस है और वो है लीडर्स का, जो कि यहाँ से आगे ऊपर लेकर जा सके मार्केट को, क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी इतना चल चुका है, 1000 से लेकर 1400 तक आ गया है। एल&टी है स्टार्टेड मूविंग, अब मारुति जो कि कल लीड कर रहा था वो भी काफ़ी हायर लेवल्स पे है। अब जो टिपिकली लेगार्ड्स हैं इस समय इंडेक्स के, चाहे वो ICICI बैंक हो या फिर SBI हो, उन्हें क्या आप अगले एक क्वार्टर में लीडरशिप लेता देख रहे हैं क्या? हाँ, समय लगेगा मिहिर, मुझे लगता है। आई थिंक सम ऑफ दिस लेगार्ड्स टू परफॉर्म, क्योंकि आई थिंक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है जिन्होंने टाइम करेक्शन काफ़ी हद तक स्पेंड किया है, से फॉर एग्जांपल कंपनी लाइक बजाज ऑटो, आई थिंक इट हैज़ बीन होवरिंग अराउंड दिस प्राइस रेंज फॉर लास्ट सो मेनी आई वुड से क्वार्टर्स। इनफैक्ट आई थिंक रिलायंस जिसका उल्लेख किया उसके अंदर भी करीबन 9 साल 10 साल से आई थिंक द स्टॉक हैज़ नॉट मूव्ड। आई थिंक इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 2-3 months द स्टॉक हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग। According to me, when the serious money starts coming into the market, and that too long-term money come into the market, they would possibly chase some of the large companies which are having the market depth also. तो वो definitely मेरा conviction है कि some of the larger companies, large cap companies would find buying opportunities. मैं मानता हूँ कि कल जो इस सब से मार्केट में सर्ज आए, that's not a healthy run. It could possibly have some amount of correction, but the viewpoint here is that I think any correction जो आता है उसके अंदर आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो सर्टनली व्यू पॉजिटिव रखते हैं तो करेक्शन के अंदर हम कैपिटलाइज कर सकते हो। दैट्स द रीजन फॉर विच आई एम लिमिटिंग लिटिल बिट मोर कन्विंस टू बाय इनटू सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज विच आर करंटली अवेलेबल एट अ निग्लेक्टेड वैल्यूएशन, विच आई मस्ट से।
जी, एक बार टाटा स्टॉक्स को देख लेते हैं। कल भी इन स्टॉक्स में बाइंग थी और आज भी C8 जैसे स्टॉक स्पेशली डेरिवेटिव्स में भी एक्टिव हैं लॉन्ग बिल्डअप के लिहाज से, और दिन के ऊपरी स्तरों पर ये स्टॉक आ भी चुका है। अभी 26 रुपए की बढ़त लेकर 1362 के लेवल्स पर है। ये C8 पर मानस क्या व्यू है आपका? देखिए, C8 ने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 1340 के आसपास था उसको ब्रेक किया है। मेरे ख्याल से 2016 के हाईस 1370 या 1380 के रेंज में थे, वो हर्डल जरूर है, बट पैटर्न तो काफ़ी पॉजिटिव है और मैं समझता हूँ इस पूरी रैली को एंजॉय करना चाहिए, राइड करना चाहिए। अपने स्टॉप लॉसेस टाइम टू टाइम रिवाइज करें। 1330 का स्टॉप लॉस आप रखें और कम से कम 1380 तक के टारगेट सेट करें। उम्मीद ज़्यादा की जा सकती है कि इस टाइम 1380 के लेवल्स भी ब्रेक होंगे। स्टॉक कोशिश करेगा 1420 और 1430 के रेंज में आने के लिए। एक बार कल की लिस्टिंग शंकरा को भी देख लेते हैं। शंकरा बिल्डिंग आज भी करीब 1.5% ऊपर 643 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट BSE पर तो ये ऑलमोस्ट 2% ऊपर है 645 के आसपास। देवेन, आपकी सलाह यहाँ पर अब लिस्टिंग के बाद सेकेंडरी मार्केट में ख़रीदारी की होगी या फिर रुकना ही चाहिए थोड़ा? मैंने मिहिर देखा नहीं है इस कंपनी को, सॉरी। आई थिंक विच कंपनी यूज से? शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स जो कल लिस्ट हुआ है। नहीं मिहिर, मैंने नहीं देखा है, सॉरी। आई थिंक आई मिस्ड आउट दैट, बट आई हैव नॉट सीन दिस कंपनी, सो वोंट बी एबल टू गिव कमेंट ऑन इट। खैर, होल्ड तो अच्छा कर रहा है इस समय, करीब 1.5% ऊपर। ओवर सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठाक देखने को मिला था, लेकिन वही है कि इन लेवल्स पे थोड़ा ऑब्वियसली वैल्यूएशन को लेकर मार्केट चिंतित होगा। इस बीच एक बार देख लेते हैं। अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो एडवांस डिक्लाइन है वो थोड़ा सा सुधरा है मार्केट का। करीब 750 स्टॉक्स NSE पर अब ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ हैं, तो वो अब थोड़ी संख्या बढ़ी है जो बढ़त वाले काउंटर्स थे उनकी। लेकिन वॉल्यूम्स के लिहाज से कल का ट्रेड भी हमने देखा थोड़ा बहुत फीका ही था, मतलब नॉट द बेस्ट ऑफ द वॉल्यूम्स। और आज भी एटलीस्ट जो शुरुआती कारोबार है उसे अगर आप देखें तो अब ऐसा लग रहा है कि और एक थोड़ा सा मीडियोकर ही दिन साबित हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। जो रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं देवेन, इसमें आपकी सलाह क्या है? बिकॉज एटलीस्ट यहाँ पर एक्टिविटी काफ़ी हो रही है, रेट कट चाहे हो या नहीं हो, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन में सरकार की तरफ से अफोर्डेबल हाउसिंग पर और एक आध बड़ी घोषणा हो सकती है और काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो सकते हैं। आपका व्यू क्या है रियल एस्टेट पर? So I think the stress from the real estate business is probably disappearing, इतना definitely बोल सकते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर भी आई थिंक हम डिमांड पिकअप देख रहे हैं, और रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के अंदर पर्टिकुलर विद द अफोर्डेबल हाउसिंग आई थिंक मोर अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आर नाउ गोइंग अप इन दी मिड टाउन्स इन द स्मॉलर टाउन्स। सो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक रियल एस्टेट कंपनी के लिए समय अच्छा होना चाहिए। यस, आई थिंक एक चीज़ पर ध्यान जरूर देना चाहता हूँ कि कंपनीज जो एसेट लाइट मॉडल फॉलो करती है उनके लिए शायद अप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा विज़ावी द कंपनीज विच आर फॉलोइंग द लैंड बेस्ड मॉडल, क्योंकि लैंड बेस्ड मॉडल के अंदर आई डोंट थिंक दैट आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अपसाइड ऑन द लैंड पार्सल इटसेल्फ। सो आई वुड स्टे कॉशियस ऑन दोज कंपनीज। हावेवर जो इन्वेस्टर्स सेफ प्ले करते हैं उनके लिए आई थिंक मेरा एक व्यू ऐसा बनता है कि 20-25% रेट ऑफ ग्रोथ से हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज क्रेडिट लेंडिंग कर रही है, and that is an area where I think one could possibly look at very systematically, because 20-25% का ग्रोथ आता है बिजनेस के अंदर सालाना और उसकी विजिबिलिटी आपको 5-10 साल की मिलती है, तो मेरे ख्याल से वेल्थ क्रिएशन के अंदर ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जानी चाहिए। तो आई वुड रिमेन डिस्टिंक्टली पॉजिटिव ऑन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज while not neglecting real estate, but I think more confident on the housing finance companies for the time being। जी, लेकिन आज के सेशन में कई चुनिंदा रियल एस्टेट कंपनियां हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। अंसल हाउसिंग, पेनिनसुला लैंड, सुनील हाईटेक, अच्छा मूव इन सभी स्टॉक्स में देखा जा रहा है। लेकिन मिस्टर चौकसी, एक और चीज़ है, हाल ही में ये GST डेवलपमेंट के बाद एक काफ़ी ब्रॉड थीम है हालांकि, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड होगा तो ये पूरा ही स्पेस जो है ये वो काफ़ी बेनिफिशियल लगेगा। लेकिन इतनी बड़ा सेक्टर, बड़ी थीम है, इसमें प्लाईवुड कंपनीज भी आ जाती हैं, पेंट कंपनीज भी आ जाती हैं, हर छोटी मोटी जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स है वो आते हैं। आप किसी स्पेसिफिक पॉकेट पर यहाँ पर फोकस करने की सलाह देंगे? इनसा कोई पर्टिकुलर व्यू ऐसा नहीं रखा है कि भाई आई थिंक वन शुड बी लुकिंग एट ओनली वन सेगमेंट और द कंपनीज, बट जनरली वी बिलीव दैट आई थिंक विद द डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग राइजिंग, I think some of the paint companies could possibly be, I think, in a better situation.
Fortunately, if you look at Asian Paint and if you look at Berger Paint, I think both these companies have systematically expanded their capacities, and in the respective area of operations in which they are currently operating, they are relatively, I think, remaining very strong franchises. At the same time, जो पेट्रोकेमिकल के जो दाम है, जो फीड स्टॉक रहता है पेंट कंपनीज के लिए, वो दाम करीबन ये समय के अंदर काफ़ी कंट्रोल में है, कॉस्ट इज अंडर कंट्रोल. On the other side, there is a volume improvement coming up in double digits. So obviously, I think this is going to be a sweet period for most of the paint companies, as I would like to call it. Maybe some of the companies are definitely remaining expensive. They are not available cheap. But Right. I think those investors who are buying for long term with a horizon of, I think, generating return of 10-15% in portfolio, for them, I think these companies would be good for investments.